Class 12th, Political Science, Chapter 3, Politics of Planned Development. Here is the 7th video of this chapter. In this video, we will study about the major outcomes of the 5-year plans. So let's start the topic. Major outcomes. आउटकम्स का मतलब रिजल्ट से है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं वर्ड, अब हमारे लिए न्यू नहीं है. मेजर आउटकम्स ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने जो 3 प्रॉब्लम्स हम लोग शुरुआत से चलाते आ रहे हैं उनके क्या आउटकम्स रहे हैं, उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं. ऑब्जेक्टिव्स दैट वर आइडेंटिफाइड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, डिस्कस्ड इन द फर्स्ट 3 chapters. Here the 3 objectives, the third objective proved most difficult to realize. बेटा हमने 3 challenges के बारे में पढ़ा जो कि हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं. 3 चैलेंज मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हर एक चैलेंज हर एक चैप्टर में डिस्कस किया गया है. फर्स्ट जो चैलेंज था दैट टू शेप ऑफ द कंट्री, ठीक है, वो चल रहा था. उसके बारे में हमने फर्स्ट 5-year प्लान में फर्स्ट चैप्टर में हमने बात करी कि कैसे हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया और हमने उसको रिजॉल्व किया. सेकंड जो हमारा चैलेंज रहा वो था डेमोक्रेसी को सेटअप करने का, और वो हमने बखूबी सेटअप किया. हमने बिल्कुल ही एक अच्छे तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराए और आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे डेमोक्रेटिकल गवर्निंग सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिली है. थर्ड जो चैलेंज रहा व्हाट लाइक द सोशल डेवलपमेंट, या फिर हम कहें डेवलपमेंट के ऊपर हमारा थर्ड चैलेंज रहा, जिसके बारे में हमने थर्ड चैप्टर में अब तक सो फार डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स जो हैं हमने अब तक डिस्कस की हैं. इसके बाद है लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट टेक अ प्लेस इफेक्टिवली इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. लैंड रिफॉर्म्स जिनकी बात हम लोग पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में बात कर आए हैं, की कंट्रोवर्सीज में हमने डिस्कशन किया है. सेकंड 5-year प्लान के आउटकम्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है. फर्स्ट 5-year प्लान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ हमने डिस्कस किया, तो वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पाया इंडिया के सभी पार्ट्स में एक जैसा. पॉलिटिकल पावर्स रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द लैंड ओइंग क्लासेस. जो पॉलिटिकल पावर है ग्रास रूट लेवल पर, डिसेंट्रलाइज्ड वाले एरिया पर या विलेज लेवल पर अभी भी वो जमींदारों के हाथों में थी. एंड द बिग इंडस्ट्रीज कंटिन्यूज टू बेनिफिट द थ्राइव्स, या फिर मैं कहूँ या फिर उनको फ्लरिश करते रहे, वाइल पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच. यानी कि आपकी पॉलिटिकल पावर जमींदारों के हाथों में रही. इंडस्ट्रियलिस्ट ने उन्हीं को फेवर किया जो लैंड ओनर्स हैं या जो ग्रास रूट लेवल पर पावरफुल हैं, उनको पॉवर्टी ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो पाई. द अर्ली इनिशिएटिव्स फॉर प्लान डेवलपमेंट वर एट द बेस्ट रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड वेल बींग ऑफ द सिटीजन्स. पर फिर भी हम लोग एक प्लानिंग तो करके बैठे हैं कि भैया हमें लोगों के भले के लिए काम करना है. द inability to take significant steps in this direction is the very first stage was to become a political problem. यानी कि हम मतलब ये पता चल गया बिग प्लेटफॉर्म पर या एक बड़े प्लेटफॉर्म पर कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण हमारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं. Those who benefited from the unequal development soon became politically powerful. जिनको ज़्यादा बेनिफिट मिला वो politically powerful होते चले गए and made it even more difficult to move in a desired direction. और इन सब political powers की वजह से हम लोग जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे थे. तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली. आफ्टर दिस द फाउंडेशंस and assessment of the outcomes of the early phase of the planned development must begin by acknowledging the fact that in the period that foundations of India's further economic growth were laid. एक बार ध्यान से सुनते हैं. जो फाउंडेशन है, जो शुरुआत है किसकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, as assessment of the outcomes of the early phase of the प्लान डेवलपमेंट. अर्ली फ्रेजेस कौन से, जो फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, या मैं कहूँ शुरुआती 10 से 15 सालों के टाइम पीरियड का जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा, उसका जो एक अर्ली फ्रेज है. मस्ट बिगिन बाय एक्नॉलेजिंग द फैक्ट, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया दैट दिस पीरियड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज
फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ, और वही हमारे आगे आने वाली डेवलपमेंट का एक बेस है। और वो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है, तो हमारी शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली। सम ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडियाज हिस्ट्री वर अंडरटेकन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक लार्ज प्रोजेक्ट्स हमने प्लान किए कि भैया हाँ इसके बाद हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ ऐसा। दीज इंक्लूडिंग द मेगा डैम्स, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को पावर मिल सके, उन्हें इरिगेशन के लिए वाटर मिल सके, फिशरी का जो एक सेक्टर है वो डेवलप कर सके। तो ये चीज़ें हमने शुरुआत में देखी, और हमने ये ध्यान दिया दैट डैम्स लाइक भाखरा नागल डैम, हीराकुंड डैम इरिगेशन के पर्पस के लिए, पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किए गए। सम ऑफ द हेवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, प्लीज़ ये चीज़ आप याद रखेंगे, स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें सरकार संभाल रही थी। एंड वर्क स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशली। धीरे धीरे करके हमारा ट्रांसपोर्टेशन, धीरे धीरे करके हमारा कम्युनिकेशन और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रो होने लगा। कि भाई अगर आप मशीनें लगा रहे हो, सामान बना रहे हो, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आपको तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। आपने सामान बना लिया और रोड ही नहीं है दूसरी जगह पर पहुंचाने, तो सामान का क्या करोगे, पड़ा रहेगा। या मशीनें लगानी है और लोग बसों में, ट्रकों में और सड़कों पर गाड़ियों में निकलेंगे, पर रोड तो है ही नहीं, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी था। एंड ऑफ लेट सम ऑफ दीज मेगा प्रोजेक्ट्स हैव कम इन फॉर द क्रिटिसिज्म, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे कि कई सारे प्रोजेक्ट क्रिटिसिज्म में है, सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो आपका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर डैम रहा, जो कि आपके इस सेक पर तैयार हुआ कि आप जिस नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर जो आप डैम बना रहे हैं, बहुत विजिबल है इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर जो डैम बनाया गया सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के नाम पर, उसका लैंड इतना ज़्यादा कवर कर रहे थे कि आपकी इकोनॉमिस्ट बीच में आ गए, आपके एनवायरमेंटलिस्ट बीच में आ गए, आपके ट्राइबल ग्रुप्स बीच में आ गए, और अलग अलग लोगों की तरफ से, स्पेशली मेघा पाटेकर जी की तरफ से, कि किस तरीके से आप डेवलपमेंट की सेक पर ट्राइबल्स को बलि चढ़ा रहे हो, आप एक एनवायरमेंट को बलि चढ़ा रहे हो, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हो, और आपका डेवलपमेंट के नाम पर आप उनको क्या देते हो, कुछ भी नहीं। तो ये सारे सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ रहे थे, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ इन सब चीज़ों का। येट मच ऑफ द लेटर इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूडिंग दैट बाय द प्राइवेट सेक्टर may not have been possible in the absence of these foundation। पर जो सारी चीज़ें हम लोग इन सेक्टर्स में डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास, या उसका फाउंडेशन के अंदर कहीं ना कहीं वो नहीं थी हमारे पास। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिली। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा आपके लैंड रिफॉर्म्स का, जो आपका टॉपिक है उसके बारे में। लैंड रिफॉर्म्स यानी कि लैंड को रिफॉर्म भी करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम को भी हटाने की कोशिश करनी, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, उसको हटाने की कोशिश करनी है। इन द एग्रीगेरियन सेक्टर दिस पीरियड विटनेस्ड a serious attempt at the land reforms. Period of the most significant and successful of this was abolition of the colonial system of जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ही सेटअप किया गया, या ये कहा जाए कि उससे पहले उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता था, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो स्ट्रेंथन किए गए सिस्टम को आपको तोड़ना था, और स्ट्रेंथन किए गए सिस्टम से आपको लोगों को बाहर भी निकालना है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को, मतलब ये सबसे बड़ा काम था जो हमें करना था। दिस बोल्ड एक्ट not only realized land from the like clutches of the class that had little interest in the agriculture। यानी कि आपको उस मतलब कहते हैं ना कि आपने शेर के मुंह से मांस निकालने वाली बात थी कहा जाए तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज़मींदार जिनका एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और उन एग्रीकल्चरल नॉट इंटरेस्टिंग एग्रीकल्चरल ग्रुप के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, तो आप उनसे कैसे ज़मीन निकालोगे, ये आपको करना है, जो कि काम
थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा था, ठीक है। इट ऑल्सो रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द लैंड ओनर्स टू डोमेन द पॉलिटिक्स, और जो लैंड ओनर्स हैं उनकी भी कैपेसिटी को वहाँ पर रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल हो गई। अटेम्प्ट बाय कंसोलिडेशन of the land, bringing small pieces of land together in one place so that the farm size could become viable for the agriculture, अब were also fairly successful, यानी कि हमें कुछ करने की कोशिश क्या थी कि भैया हमें लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही है, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उस रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि भाई छोटी छोटी लैंड, जैसे कि कोई व्यक्ति है इतनी सी लैंड पर काम करता है, भाई उसे क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो कह रहे हैं कि छोटी छोटी लैंड्स को आप इकट्ठा कर दो ताकि आप एक बड़ी लैंड के ऊपर एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ काम कर सके, तो फार्म्स का साइज बढ़ाना था। एंड इसके बाद है बट अदर टू कंपोनेंट्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वर मच लेस सक्सेसफुल, बट ये सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हो पाए क्योंकि भैया जो ज़मींदार हैं वो पावरफुल हैं, उनके पास तो पुराने समय से पॉलिटिकल सपोर्ट रहा, तो वो पॉलिटिकल सपोर्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया। Thus the laws were made to put up the upper limit of the ceiling to how much agriculture land one person could own. People with excessive land managed to evade the law, यानी कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक लिमिट तय कर दी कि भैया आप इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते, ठीक है। पर उनके पास मतलब हम लोगों के पास तो हर एक लॉ को तोड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो उन तरीक़ों का पूरा बखूबी इस्तेमाल किया गया। इसके बाद है सिमिलरली the tenants who worked on someone else's land were given great legal security against the eviction, पूरी की पूरी लैंड सिक्योरिटी दी गई कि भैया अगर आप किसी और की ज़मीन पर काम करते हैं और आप किसान हैं तो आपके पास भी कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी जैसी चीज़ें होनी चाहिए। बट दिस प्रोविजन वॉज रेयरली इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि फ़ायदा उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि फ़ायदा इसलिए क्योंकि ज़मीन ज़मींदार की है और ज़मींदार ताकतवर है, तो गरीब किसान को कितने भी आप कानून बना के दे दे, ग्रास रूट लेवल पर या सोसाइटी में जो चल रहा है वो कानून के लिख जाने से तो बदल जाएगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। इट वॉज नॉट ईजी टू टर्न दीज वेल मीनिंग policies on the agriculture like genuine and the effective action. This could happen only if the rural landless poor were mobilized. जब तक आप उनको समझाओगे नहीं तब तक कुछ भी होने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं वो तो अनपढ़ हैं, उनको नहीं पता पॉलिसी क्या होता है, उनको नहीं पता कानून क्या होता है, उनको यही नहीं पता है कि भाई उनको क्या बेनिफिट्स दिए गए, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन पॉलिसीज़ का वो फ़ायदा उठाएंगे। बट द लैंड ओनर्स वर वेरी पावरफुल एंड वाइल्डेड द कंसिडरेबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और अपने उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पावर का बहुत ज़्यादा हद तक अपना इस्तेमाल किया गया। देयरफॉर मेनी प्रपोजल्स इन द लैंड रिफॉर्म्स वर ईदर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू लॉ, यानी कि कुछ रिफॉर्म्स को कानून ही नहीं बनने दिया गया, एंड जो कानून बन गए, गलती से जो कानून एक आधा बन भी गया उसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया, कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद है एंड दे रिमेन ओनली ऑन पेपर, कानून बने तो वो सिर्फ कागजी तौर पर हमें दिखाने के लिए बनाए गए। After this showed that the economic policy in the part of the actual political situation in the society, it also shows that in the spite of the good wishes of some top class leaders and dominated the social groups would always effectively control the policy making and implementation। कहने का आसान शब्दों में कहने का मतलब ये है कि भैया आपने कानून बनाया, कानून बना दिया तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि जिसके लिए आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसको कुछ पड़ी ही नहीं है, क्योंकि उसको तो ये है भाई सुबह की रोटी और शाम की रोटी मिल जाए काफ़ी है, ठीक है। और दूसरा अगर कानून बना भी दिया तो भैया वो सिर्फ पेपर्स पर है, उनको इम्प्लीमेंटेशन कौन लेकर आएगा, ज़मींदारों के खिलाफ कौन काम करेगा जब ज़मींदार के पास भर भर के पावर्स है। तो ये सारी की सारी ये कहने के लिए बहुत छोटी प्रॉब्लम है, बट अगर आप इसे ग्रास रूट लेवल पर देखते हो तो शायद आज तक भी हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थोड़ा सा असफल ही हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पॉलिसी मेकिंग का, और हम इस स्टेटमेंट से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमेशा पॉलिसी ख़राब नहीं होती, कई बार पॉलिसी का उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता कि वो बेटर हमें रिजल्ट्स दे, ठीक है। अगर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद उसके बहुत बेहतर रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और एक अच्छी पॉलिसी और उसका एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, मैं ये नहीं कहूँगी पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी रही, बट येस उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हुआ, तो उसके बारे में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।